मुझे कोई शक व शुबा नहीं रह गया था कि गुरदास सिन्हा नामी ये शख्स मुझ पर महज शक नहीं कर रहा, बल्कि इसे मेरे पाकिस्तानी जासूस होने का पक्का यकीन है। अब उस पर हर कीमत पर मेरी ज़बान खुलवाने की धुन सवार है और अपने मतलब की मालूमात हासिल करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। मैं उसके वहशियाना तशद्दुद को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त की मजबूती के हवाले से मेरा पुख्ता एतमाद कहीं महज खुशफहमी तो नहीं है। आज से पहले तशद्दुद के जरिए ज़बान खुलवाने के माहिर किसी शख्स से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। कहीं मैं इस अक़ूबत आमेज़ आजमूदा हथकंडों के सामने बेबस होकर ज़बान खोलने पर मजबूर न हो जाऊं। मैंने सोचा कि मेरे पास बताने के लिए हलवाड़ा एयरबेस में की गई कार्रवाई और ज़हीर के साथ गुजारे गए गिनती के चंद दिनों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये सब उगलने पर मजबूर हो गया तो न सिर्फ मेरा मिशन नाकाम हो जाएगा और ज़हीर की ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी, बल्कि उसके बाद मेरा अंजाम भी अज़ियतनाक ज़िंदगी होगा या इबरतनाक मौत। अपने फ़र्ज़ से गद्दारी करने से बेहतर है कि मैं इस शख्स के हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, ताकि मरते वक्त मेरा ज़मीर तो मुतमईन हो। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इस पिंजरे में मैसूर होने से पहले जान पर खेलते हुए गुरदास पर धावा बोलने की कोशिश क्यों न की। गुरदास सिन्हा की वापसी का इंतजार करते हुए मैं हड्डियों में उतरती हुई सर्दी को नज़रअंदाज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में मुझे इदराक हुआ कि पुश्त पर हथकड़ी में जकड़े बाजुओं के साथ ज़मीन पर लेटना तो क्या, दीवार से टेक लगा कर बैठना भी एक अज़ियतनाक तजुर्बा होता है। हथकड़ी मेरी कलाइयों में बुरी तरह चुभ रही थी, जबकि दूसरी तरफ मेरे बाजू अकड़ने के बाद पूरी तरह शल महसूस हो रहे थे। मैंने दोनों हाथों की उंगलियां तेजी से हिलाकर बाजुओं में खून की रवानी बहाल करने की कोशिश की, जो कुछ ज्यादा कामयाब ना हो सके। 2 घंटे मेरे लिए क़यामत का अरसा बन गए। जिस्मानी अजियत के साथ साथ बेबसी का एहसास मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। हिंदुस्तान आमद के बाद से अब तक मैंने अपनी जहनी हालत इस कदर दिगरगू महसूस नहीं की थी। मुझे उसकी कतन परवाह नहीं थी कि वो बदबख्त गुरदास सिन्हा वापस आकर मेरा क्या हशर करेगा। बस इंतजार जान खींच रहा था। मैंने सोच दिया था कि जैसे ही वो मेरे सामने आएगा मैं अंधाधुंध उस पर टूट पड़ूंगा। ज्यादा से ज्यादा गोली मारेगा ना, वो मौत इस अजियतनाक कैद से कहीं बेहतर होगी। बिलाखिर मुझे दरवाजे के बाहर कुछ सरगर्मी महसूस हुई। मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन मैं जानता था कि वो पहले रोशनदान से झांक कर अंदर की सूरत हाल से अंदर का जायजा लेगा, लिहाजा मैंने उठने की गलती नहीं की। मुनासिब मौके का इंतजार नागुज़ीर था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रोशनदान खुलने की आवाज गूंजी और चंद लम्हों के बाद मखसूस चरचराहट के साथ आहनी दरवाजा खुला। मैंने एक जोरदार छलांग लगाने के लिए अपने जिस्म की तमाम ताकत अपने पैरों में यकजा कर ली, लेकिन इस मर्तबा दरवाजे से 1-2 नहीं बल्कि यके बाद दीगरे 5 मुसल्ला पुलिस अहलकार कमरे में दाखिल हुए। गुरदास के हाथ में तो रिवॉल्वर था ही, ताहम बाकी 4 संतरियों में से हर एक के पास चमकती दमकती स्याह स्टेन गन थी और 5 हथियारों ने मुझे निशाना बना रखा था। यह मंजर देखकर मैं मुतज़ब्ज़ब हो गया। वो सब पूरी तरह चौकन्ने और मेरी तरफ से किसी भी किस्म की मज़ाहमत की सूरत में बिला झिझक गोलियां बरसाने के लिए तैयार थे। सबसे फैसलाकुन बात यह थी कि उन्होंने मेरे करीब आने की बजाय दूर से ही निशाने पर रखा हुआ था। उठ जा काके और अग्गे लग। मुझे पता है तू बंदे के पुत्र की तरह सच बोलने वाला नहीं है। चल जरा तेरे को अपनी लेबॉर्टरी की सैर करवा दूं। मेरे पास उसके हुक्म की तामील के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे सुन पैरों पर उठने और संभल कर खड़ा होने में काफी मुश्किल पेश आई, लेकिन उनमें से किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। मेरे खड़े होकर 2 कदम आगे बढ़ने पर 4 स्टेन गन बरदारों ने मुझे चारों तरफ से घेरे में ले लिया और गुरदास सिन्हा ने पिस्तौल की नाल से मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। ताहम उसने कमरे से निकलने के बाद भी मुझ पर से नजरें नहीं हटाई थी। फौलादी दरवाजा एक खुले सहन में खुलता था, जहां मुझे सुबह काजिब के आसार दिखाई थी। बंद कमरे से खुली जगह कदम रखते ही कड़ाके की सर्दी ने झुरझुरी लेने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरे पास मौसम की शिद्दत पर गौर करने की मोहलत नहीं थी। मुझे पुख्ता यकीन था कि एक बार फिर बंद कमरे में मैसूर हो गया तो मेरी आज़ादी का इम्कान बाकी नहीं रहेगा और ऐन मुमकिन है कि मैं गुरदास के वहशियाना तशद्दुद के सामने मजबूर होकर ज़बान खोलने पर मजबूर हो जाऊं। इससे बेहतर है कि मैं आज़ाद होने की कोशिश करते हुए जान दे दूं। मैंने अपने जिस्म की तमाम ताकत अपने पैरों में जमा की और बिजली की सी तेजी से अपने दाएं तरफ चलने वाले संतरी के पेट में जोर से दाईं लात मारी। मैंने उसके हाथ से स्किंग गन छूटते और उसे झटका खाकर दीवार से टकराते देखा, लेकिन मेरे पास उसकी हालत जांचने का वक्त नहीं था। मैंने बायां पांव जमीन पर टिकते ही अपने अकब में चलने वाले स्पेन गन बरदार को किक लगाई। मेरी लात उसके बाजू पर टकराई, जिससे वो लड़खड़ा गया। ताहम वो फौरन ही संभल गया।
इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कर पाता, मेरी खोपड़ी के अकबी हिस्से पर कयामत टूट पड़ी और मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। दर्द इतना शदीद था कि मुझे लगा कि खोपड़ी के टुकड़े हो गए होंगे। उसके साथ मेरा दिमाग तारीखियों में डूबता चला गया। यकीन से कहना मुश्किल है कि मैं कितनी देर होशो हवास से बेगाना रहा। अलबत्ता पहला एहसास सर में शदीद दर्द का था, जो गालिबन मेरे होश में आने की बुनियादी वजह भी था। मेरे मुंह से बेसाख्ता कर्राह निकल गई। मैंने आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला दिखाई दिया, लेकिन रफ्ता रफ्ता मंजर वाज़े हो गया। इस दौरान में मेरा जहन सूरत हाल समझने के काबिल हो गया था। मैंने 4 स्टेन गन्नों और एक रिवॉल्वर के निशाने पर होने के बावजूद मज़ाहमत करके फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। ताहम मेरी तरफ से हमले के बावजूद उन्होंने मुझ पर गोली चलाने की बजाय गालिबन स्टेन गन के दस्ते से मेरी खोपड़ी पर ज़रब लगाकर नाकारा करने पर इक्तफा किया। मेरा दिल मायूसी से भर गया। जाने अब मेरा क्या हशर होने वाला है। मैंने किसी की खरखराती आवाज़ सुनी, ओए बलविंदर, जा गुरदास जी नू बुला के ला, एनू होश आन लगा जे। जवाब में किसी ने नफरत भरे लहजे में कहा, बुला लांगे, एनी एमरजेंसी का दिया फतेह सिंह यारा। कुछ प्रेम दियां गल्लां मैनू भी करनियां ने इस मुसले नाल। मैंने चौंक कर बोलने वाले की तरफ देखा। ये वही संतरी था जिसको पेट में मेरी लात खानी पड़ी थी। बलविंदर की आंखों में उतरा खून बता रहा था कि मेरी किक काफी कारगर गई थी। मैंने उठकर बैठना चाहा, तभी मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मेरे दोनों हाथ और पांव मोटे कैनवस के चौड़े पट्टों के जरिए अस्पताल के बिस्तर जैसी आहनी मसहरी से जकड़े हुए हैं। बलविंदर के तेवर बता रहे थे कि वो मेरी हड्डी पसली एक करने वाला है, जबकि मैं अपने बचाव के लिए हाथ हिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने चंद ही लम्हों में अपना आइंदा का लाहे अमल मुरतब कर लिया। कामयाबी का इम्कान कुछ ज्यादा रोशन नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई नुकसान भी नहीं। मैंने ये जाहिर किया कि मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, साथ ही कराहते हुए कमजोर लहजे में पानी मांगा। फतेह सिंह ने मिट्टी के एक गिलास से मुझे पानी पिलाया। आधा पानी मेरे हलक में गया और आधा मेरी गर्दन पर बह गया। तहम 2 घूंट पीते ही मेरा जिस्म पूरी तरह अपनी असल कैफियत में वापस आ गया। अलबत्ता सर का दर्द बदस्तूर बेहाल किए दे रहा था। मैंने नहीफ आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? बलविंदर ने जहरीले लहजे में कहा, ओए तू जिथे भी है, तेरे नाल कोई चंगा नहीं होने वाला। पहला तो मैनू हिसाब देने लई तैयार हो जा। मैंने अजनबी नजरों से उसे देखा। कहा, तुम कौन हो संतरी जी, और मुझसे कौन सा हिसाब मांग रहे हो? बलविंदर ने हंसकर कहा, ओ शावा बई, काके नू ते कुछ चेता ही नहीं, 2 हथ लावांगे तनु सब याद आ जाएगा। मैंने मासूम लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है भाई, और मुझे क्यों धमका रहे हो? मेरी बात सुनकर बलविंदर तिलमिला उठा और उसने उछकर मेरे गालों पर यके बाद दीगरे 3 जोरदार थप्पड़ मारे। उसके साथी ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि तंजिया लहजे में मुझे मुखातिब किया, क्यों भाई, कुछ दिमाग ठिकाने आया तेरा? मेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू भर गए। मैंने गुलूगीर लहजे में कहा, तुम लोग आखिर बताते क्यों नहीं हो कि तुम लोग कौन हो? मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों यहाँ बांध रखा है? मुझ पर तशद्दुद क्यों कर रहे हो? फतेह सिंह ने दांत पीस कर कहा, लगता है तू इंज नहीं सिद्धा होवेगा। गुरदास जी दी डोज चाहिए दिए तनु। इतना कहकर वो बलविंदर को वहीं छोड़कर खुद कमरे से बाहर चला गया। उसके साथ ही बलविंदर ने खूंखार लहजे में मुझे मुखातिब किया, खबरें थानेदार जी दिल दिग निकालन देन या ना देन। उसके साथ ही वो मुझ पर छपटा और पेट और छाती पर कई घूंसे बरसा दिए। मेरी चीखें निकल रही थी, लेकिन उसके हाथ ना रुके। उसने मुझे गालों पर के बाद दीगरे 5-6 थप्पड़ मारे, फिर हाँपता हुआ अपने स्टूल पर जा बैठा। उस बदमाश की सितम आजमाई ने मेरे जिस्म को दुखता फूड़ा बना दिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और हलक से कराहें निकल रही थी। गुरदास फतेह सिंह के हमरा कमरे में दाखिल हुआ तो उस वक्त भी मेरी यही हालत थी। गुरदास ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर बलविंदर को घूर कर देखा। लगता है तुसी मेरे भी अफसर लग गए हो बलविंदर जी, आप पे ही एक्शन लैंड लग गए हो। बलविंदर ने शर्मिंदा होने की बजाय कहा, सर जी असूर द पुत्र गालां कढ़दा है। फतेह सिंह ने अपने साथी की हिमायत करते हुए बताया कि उसे भी गालियां दी गई हैं और ये कि मैं यादाश्त खोने का नाटक कर रहा हूँ। गुरदास सिन्हा ये सुनकर चौंका और फिर गौर से मुझे देखा। मैंने रोदने वाले लहजे में कहा, इसने मुझे बहुत मारा है भाई, पता नहीं ये मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं, मुझे क्यों पकड़ कर बांध रखा है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। इस संतरी ने मेरे अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं, मैं भूख से भी मरा जा रहा हूँ। गुरदास ने गंभीर लहजे में कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे महाशय, मुझे तुम पर अपनी महारत आजमानी पड़ेगी। मुझे पता है तुम्हें 3rd डिग्री बर्दाश्त करने की खुसूसी तरबियत दी गई होगी, लेकिन मैं कुछ अलग किस्म के 2-4 दाव पेच जानता हूँ। देखना यह है कि तुम कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हो। मैंने बेचार की भरे लहजे में उससे इल्तिजा की, कहा तुम्हें जरूर कोई गलती लगी है जनाब,
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझ पर तशद्दुद करना चाहते हो? गुरदास ने फैसला कुन लहजे में कहा, बस अब तुम अपनी ड्रामेबाजी छोड़ दो और मेरे ड्रामे के लिए तैयार हो जाओ। शाबाश। मैं बेबसी से उसका चेहरा देखने लगा। उसने मजीद कहा, लेकिन अगर तुम अक्ल से काम लेना चाहो तो मेरे चंद सवालों का जवाब देकर खामखा के टॉर्चर से बच सकते हो। जवाबात तो तुम्हें बाद में भी देने हैं, लेकिन शायद उस वक्त तक तुम अपने एक आध हाथ पैर, 4-6 दांतों, बल्कि शायद एक या दोनों आंखों से भी महरूम हो चुके हो। उसके लहजे में बर्फ की सी ठंडक थी। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझ गरीब को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। मैंने तकरीबन बिलबिलाते हुए कहा। उसने गहरी नजरों से मुझे देखा, बोला, ओहो, क्या वाकई? उसने अपने दोनों साथियों की तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारा असल नाम क्या है? मैंने जहन पर जोर डालने की एक्टिंग की और फिर घबराए हुए लहजे में कहा, ओ खुदाया, मुझे अपना नाम याद नहीं आ रहा, मेरा सर दर्द से चकरा रहा है, जरा ठहरो, मैंने सोच कर बताता हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे अपने दाएं घुटने के जोड़ से जरा नीचे पिंडली पर एक मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। मैंने चौंक कर अपने पैरों की तरफ नजर डाली। मुझे वहां गुरदास खड़ा नजर आया। उसने मेरे घुटने से जरा नीचे चमड़े का 1-1.5 इंच चौड़ा पट्टा कसकर बांध दिया था। मुझे लगा कि मेरी पिंडली आहनी शिकंजे में जकड़ी गई है। उसने बेल्ट को कसने में शायद अपनी सारी ताकत सर्फ कर दी थी। गुरदास ने बिल्कुल वैसा ही पट्टा मेरी दूसरी पिंडली पर भी बांध दिया। उस काम से फारिग होकर वो बड़े इत्मीनान से बिस्तर के करीब पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। मैं अभी इस सारे मामले को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि इस कार्रवाई के असरात जाहिर होने लगे। मुझे लगा कि मेरे पैरों को खून की सप्लाई बिल्कुल रुक गई है। घुटनों से नीचे नीचे मेरे दोनों पांव सुन्न होते चले गए। कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर बेजान हो गए हैं। मैंने अपने दाएं पैर के पंजे को हरकत देना चाही। मेरे पैर में बेहद तेज सनसनाहट हुई, इतनी तेज कि मैं बेइख्तियार अपने पंजे की हरकत रोकने पर मजबूर हो गया। मुझे यकीन हो गया कि अगर मेरे पैर कुछ देर और इस तरह बंधे रहे तो हमेशा के लिए मफलूज हो जाएंगे। मैंने दर्द भरे लहजे में फरियाद की, खुदा का खौफ करो, क्यों मुझ परदेसी पर जुल्म करते हो? गुरदास ने तंजिया लहजे में कहा, जरा सब्र करो बच्चू, तुम अभी खुद बताओगे कि तुम देसी हो या परदेसी। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो उठ खड़ा हुआ। उसने मेरे हाथों और टखनों के बंद अच्छी तरह से चेक किए। फिर वो एक कोने की तरफ बढ़ा। जब वो वापस लौटा तो मुझे उसके हाथ में बेद की एक पतली लचकदार छड़ी नजर आई। उसने वो छड़ी बलविंदर सिंह को थमा दी, जो उस छड़ी को लहराता हुआ मुस्कुराता मेरे पैरों की तरफ आन खड़ा हुआ। गुरदास ने उसे इशारे से ठहरने को कहा और फिर मुझसे मुखातिब हुआ, अब भी वक्त है, सोच लो, क्या तुम ये नाटक खत्म करके सच बोलने पर राजी हो? मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो चंद लम्हों तक मेरी आंखों में झांकता रहा। मेरी जानिब से कोई रद्द अमल न पाकर उसने गर्दन से बलविंदर को इशारा किया। वो एक कदम पीछे हटा, छड़ी फजा में लहराई। मेरे कानों ने शाय की आवाज सुनी। उसके साथ ही छड़ी पूरी कुव्वत से मेरे दाएं पांव के तलवे से टकराई। उफ मेरे खुदाया! मुझे लगा कि हजारों वोल्ट करंट वाला बिजली का नंगा तार जोर से मेरे तलवे से टकरा गया है। मेरे पैर में जबरदस्त जन्नाटा पैदा हुआ। उसके साथ ही सर्द नोकीले दर्द की बेरहम लहर मेरे तलवे से बुलंद होकर मेरे आसाब को तहस नहस करती हुई मेरे दिमाग से टकराई। कर्ब की शिद्दत से मैं बुरी तरह तड़प उठा। कोशिश के बावजूद मैं अपने आप पर काबू न पा सका। मेरे हलक से निकलने वाली अजियत भरी चीख से कमरा झंझना उठा। अजियत की शिद्दत से मेरी आंखों से धारों धार आंसू बह रहे थे। मेरे पैरों की झंझनाहट और अजियत कुछ कम हुई और मेरी आंखें देखने के काबिल हुई तो मैंने गुरदास को ऐन अपने करीब खड़ा पाया। वो बोला, अब भी मान जा जवान, मूर्ख न बन, अपनी असलियत बताकर जान छुड़वा ले। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? तू सच बोल दे तो वादा करता हूँ तुम्हें जान से नहीं मारा जाएगा। अचानक बलविंदर ने मुदाखलत की, ये इन्नी आसानी नाल मानन वाला नहीं जे सर जी, मैनू 2-4 हाथ आजमान दो। गुरदास ने सख्त लहजे में तंबीह की, बोला, मुझे बात करने दो बल्लू, तुम बीच में दखल न दो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोलो क्या इरादा है? मैंने कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वरना मैं। मेरी बात पूरी सुने बगैर गुरदास ने बलविंदर को हाथ चलाने का इशारा किया और इत्मीनान से कुर्सी पर जा बैठा। उसके साथ ही फजा में शाय की कड़ी आवाज लहराई। बेद की लचकदार छड़ी पूरी कुव्वत से मेरे बाएं पांव के तलवे से टकराई। मेरे वजूद पर एक और कयामत बीत गई। इस बार मैं ज़हनी तौर पर अपने आप को उस दर्दनाक अजाब के लिए तैयार कर चुका था, लेकिन बलविंदर पर गोया दीवानगी का दौरा पड़ गया था। शाय शराब शाय शाय, लचकदार छड़ी बार बार फजा में लहराती और मेरे तलवों में आग भर देती। अजियत से चीख चीख कर मेरी आवाज बैठने लगी।